अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन बत्तीसी। ये उन दिनों की बात है जब राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य करते थे। राजा भोज आदर्शवान, नीति निपुण, धर्मपरायण एवं न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा उनके राज्य में सुखी एवं संपन्न थी। समस्त आर्यवर्त में उनकी ख्याति फैली हुई थी। ये कहावत भी उन्हीं के समय से प्रचलित है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उज्जैन नगरी के अंतिम छोर पर कुम्हारों की बस्ती थी। कुम्हार वहां की मिट्टी से काफी आकर्षक और मनमोहक बर्तन बनाया करते थे। उनके द्वारा बनाए बर्तनों की कारीगरी दूसरे राज्यों में बड़े सम्मान के साथ देखी जाती थी। पर देश में उन बर्तनों की बड़ी मांग थी। यही कारण था कि राज्य के सभी कुम्हार काफी संपन्न थे। कुम्हारों की बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे बड़े पहाड़ थे, जिनकी मिट्टी बड़ी सुगंधित और चिकनी थी। इसके पात्र सरलता के साथ काफी मजबूत और सुंदर बनते थे। विदेशों में उन बर्तनों की मांग का ये भी बड़ा कारण था। राजा भोज के शासनकाल में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न एवं सुखी था। खेती भी अच्छी होती थी और पशुधन की भी कोई कमी न थी। उसी बस्ती में एक गडरिया कई वर्षों से काम करता चला आ रहा था। लोग उसे लंबू कहकर पुकारते थे, लेकिन उसका वास्तविक नाम ब्रजभान था। ब्रजभान के घर से कुछ ही दूरी पर चतुरी चमार का भी घर था। वो दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और उस कहावत को चरितार्थ करते थे कि पड़ोसी जैसा दोस्त नहीं और पड़ोसी जैसा दुश्मन नहीं। एक जमाना था जब वो दोनों एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते थे, लेकिन एक बार मकान के बीच दीवार को लेकर दोनों में अनबन हुई तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई। अब चतुरी हमेशा उस अवसर की तलाश में लगा रहता जब वो ब्रजभान की कमजोरी जान जाए और उससे लाभ उठा सके, मगर उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। ब्रजभान को चतुरी के ईर्ष्यालु स्वभाव की कोई परवाह नहीं थी। वो हमेशा चतुरी के परिवार के 10-10 आदमियों पर भारी पड़ता था। ब्रजभान बड़े आराम से गांव के आसपास के क्षेत्र के लोगों के जानवरों को चराया करता था। आसपास के क्षेत्र में मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ थे। कुम्हार जब मिट्टी खोदते तो मजबूत ईंटें, मूर्तियां और घर गृहस्थी का सामान निकला करता था। लोगों का कहना था कि वो कभी वहां किसी राजा की बस्ती थी। वो बस्ती एक भयानक भूकंप के कारण देखते ही देखते तबाह हो गई थी। वर्षों उधर कोई नहीं आया। फिर धीरे धीरे वहां कुम्हारों ने अपनी बस्ती बना ली थी। इसका मुख्य कारण वहां की चिकनी और लोचदार मिट्टी थी। ब्रजभान के एक लड़का था, उसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान काफी सेहतमंद था। कदकाठी में भी अपने पिता से 2 कदम आगे ही था। वो भी अपने पिता की तरह जानवरों को चराने के लिए टीलों की ओर चला जाता था। जब धन के लोभी टीलों की खुदाई करके उससे मिलने वाले सामान को उठाकर ले जाने लगते तो चंद्रभान उस सामान को हाथ भी नहीं लगाता था। उसकी नजरों में गर्भ से निकले सामान पर केवल राजा का अधिकार था। वो लोगों द्वारा उठाकर ले जाए सामानों को चोरी का नाम दिया करता था। लोग उसकी बातों का उपहास उड़ाते थे और उसे मूर्ख कहकर उस पर हंसते थे। चंद्रभान वैसे भी शक्लों सूरत से भोंदू ही नजर आता था, मगर ताकत में वो किसी से कम नहीं था। वो टीलों पर जाता और जानवरों को आजादी के साथ चरने के लिए छोड़कर टीले पर चढ़कर सो जाता था। धीरे धीरे लोग उसे आलसी और निकम्मा कहने लगे। उसका स्वभाव देखकर कुछ लोग शरारत में उसके जानवर इधर उधर हाँक देते थे। कभी कभी उसकी नजरें बचाकर चोरी जैसा भी कार्य कर लेते थे। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह होती थी कि शाम को जब चंद्रभान अपने जानवरों को हाँक कर ले चलता तो जानवर पूरे होते थे।
इधर उधर भगाए गए जानवर अपने आप ही लौटकर अपने झुंड में आकर मिल जाते थे। जो लोग उसके जानवरों को चुरा लेते थे, उनके घर में कोई न कोई ऐसी विपत्ति उठ खड़ी होती थी कि वे घबराकर जानवर छोड़ देते और जानवर भागकर अपने झुंड में आ मिलते थे। धीरे धीरे चंद्रभान के साथ शरारत करने वालों में ये चर्चा होने लगी कि चंद्रभान चमत्कारिक शक्तियों वाला लड़का है। कोई कहता उस पर दैवीय शक्ति है जो उसकी हर कष्ट में रक्षा करती है। लोगों ने उसके साथ शरारत करना छोड़ दिया था। चंद्रभान की बातें ज्ञान ध्यान की होती थी। वो बच्चों को टीले पर एकत्रित कर लेता और उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें बताता था। लड़के ध्यान लगाकर उसकी बातों को सुना करते थे। कभी कभी बच्चों के बीच बड़े भी शामिल हो जाया करते थे और उसकी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर वाह वाह कर उठते थे। यही चंद्रभान जब टीले से उतरकर जानवरों को हाँकता हुआ अपने घर की ओर जाता तो वो चेहरे से भौंदू और अनपढ़ नजर आता था। चंद्रभान हमेशा की तरह एक दोपहर को एक टीले पर चढ़ गया और गहरी नींद सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसे काफी अजीब सा लगा। उसने आसपास खेल रहे लड़कों को पुकारा। लड़के खेल छोड़कर उसकी ओर दौड़े चले आए। उन्होंने सोचा शायद चंद्रभान उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश देगा। बाकी लोगों को भी बुलाओ। चंद्रभान ने कुछ तेज स्वर में कहा, क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? लड़कों ने उसका तेज स्वर सुनकर कहा, यहाँ का राजा कौन है? चंद्रभान बड़ी शान से बोला। सब लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो सोचने लगे आखिर चंद्रभान ने ये अटपटा सवाल क्यों पूछा है? क्या ये पागल हो गया है? देश की जनता अपने राजा का नाम न जानती हो, ये कैसे संभव हो सकता है? चंद्र भाई, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अपने राजा का नाम भी तुम भूल गए। हमारे महाराज का नाम राजा भोज है, एक लड़के ने कहा। लड़के की ये बात सुनकर चंद्रभान का चेहरा तमतमा उठा और वो क्रोधित स्वर में बोला, वो राजा मूर्ख है, उसे न्याय करना नहीं आता। प्रजा के साथ वो अनुचित व्यवहार करता है। उसे पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। सब लड़के फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर भय के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे थे। वो सोचने लगे या तो चंद्रभान पागल हो गया है या उसके दिन पूरे हो गए हैं। अगर ये बात महाराज तक पहुंच गई तो इसे अवश्य ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। उन सबको खामोश देख चंद्रभान एक बार फिर तेज स्वर में चीखा, सुना नहीं तुम लोगों ने? उसे फौरन पकड़कर हमारे दरबार में पेश करो। हम उसे बताएंगे कि न्याय कैसे किया जाता है। चंद्रभान, राजा के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं, एक लड़के ने उसके समीप आकर उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। उचित या अनुचित की बात मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, यहां तक कि तुम्हारा राजा भी नहीं जानता। चंद्रभान निडरता के साथ बोला। उसके चेहरे पर भय या आतंक का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लड़कों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। वो सोच रहे थे कि अगर किसी ने इस बात को सुन लिया और जाकर राजा से शिकायत कर दी तो चंद्रभान के साथ साथ वे भी राजा का अपमान करने के दोषी माने जाएंगे, क्योंकि वे अपने राजा के विरुद्ध उसकी बातें सुन रहे हैं। चंद्रभान अभी भी राजा के विरुद्ध बोले जा रहा था। लड़कों के दिल में भय बढ़ता चला जा रहा था। एक एक करके सब लड़के वहां से भयवश भाग निकले। भागते हुए एक युवक ने कहा, यहां से भाग लेने में ही हमारी भलाई है। ऐसे व्यक्ति की बातें सुनना भी गुनाह है। अगर किसी ने उसकी बातें सुन ली और हमें यहाँ खड़े पाया तो हम भी बेमौत मारे जाएंगे। सब लड़के वहां से चले गए, लेकिन चंद्रभान अभी भी उसी शान से खड़ा राजा भोज के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ टीले की काफी ऊंचाई पर चढ़ गया, जिससे उसकी आवाज दूर दूर तक जा रही थी। चंद्रभान काफी देर तक टीले की ऊंचाई पर चढ़ा राजा भोज के लिए अपशब्द बोलता रहा, मगर उसे जब ये एहसास हुआ कि अब कोई भी उसकी बातें सुनने वाला नहीं है तो वो आहिस्ता से टीले से नीचे उतर आया।
टीले से नीचे आते ही वो सामान्य अवस्था में आ गया। उसका क्रोध और उत्तेजना अब समाप्त हो चुकी थी। अब वो वही समान गडरिया का लड़का नजर आने लगा। उसने भाग भाग कर रोज की तरह अपने मवेशियों को एकत्रित किया। उसकी बातें सुनकर मारे भय के जो लड़के दूर भाग गए थे, वे भी अब डरते हुए धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। वे उसे हैरतपूर्ण नजरों से देख रहे थे। चंद्रभान ने उनसे पूछा, मित्रों, मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? अभी कुछ देर पहले तुम अपने होशो हवास खो बैठे थे और राजा के लिए अपशब्द बोल रहे थे। अगर किसी ने सुन लिया होता तो राजा के सिपाही तुम्हें पकड़कर ले जा चुके होते और साथ में हमें भी तुम्हारे जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती। एक लड़के ने चंद्रभान को आश्चर्यचकित निगाहों से देखते हुए कहा। चंद्रभान उन लड़कों को कुछ ऐसे अंदाज से देख रहा था जैसे वे लोग झूठ बोल रहे हों। वो राजा के प्रति अपशब्द क्यों कहेगा? उसे खामोश देखकर सब लड़के अपने अपने घरों की ओर जाने लगे, लेकिन वो अपने घरों में जाकर चुप नहीं रहे। चंद्रभान के व्यवहार की चर्चा लड़कों ने घर वालों से की। धीरे धीरे बात फैलते फैलते पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोगों में जो बातें हो रही थी उसकी सुगबुगाहट चतुरी के कानों में भी कोलाहल मचाने लगी। उसने सोचा, ये मौका अच्छा हाथ लगा है। उसने अपने परिवार के लड़कों से भी इस विषय में पूछताछ की। जिस वक्त चंद्रभान राजा के प्रति अपशब्द बोल रहा था, उस समय चतुरी के परिवार का भी एक लड़का वहां मौजूद था। उसने चतुरी के सामने चंद्रभान की हर बात ज्यों की त्यों कह दी। लड़के की बात सुनकर चतुर की आंखें आश्चर्य की अधिकता के कारण फैलती चली गईं। उसके होठ बड़बड़ाने वाले अंदाज में आहिस्ता से हिले। ओ, तो ये क्या कह रहा था चंद्रभान? वो सोच रहा था कि ब्रजभान से बदला लेने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता। अगले दिन वो सारा काम छोड़कर उधर गया जहां चंद्रभान मवेशी चराने जाता था। उसने छिपकर पीछा किया और दोपहर के समय चंद्रभान को टीले पर चढ़ते हुए देखा। वो टीले पर जाकर सो गया था। चतुरी वहां छिपकर उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। काफी इंतजार के बाद उसने देखा कि चंद्रभान उठकर बैठ गया है। वो इधर उधर देखने लगा। उसने दो लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा। उन दोनों का झगड़ा एक घोड़े को लेकर था। एक घोड़े पर दो लोग अपना अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। चंद्रभान ने उन्हें अपने पास बुलाया और टीले पर बैठे बैठे ही उनकी समस्या पूछी। जिज्ञासावश वह अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दोनों झगड़ते व्यक्तियों की समस्या हल करते हुए उसने जिस ढंग से न्याय किया, उसे देख सुनकर लोग वाह वाह कर उठे। एक व्यक्ति खुशी खुशी अपना घोड़ा लेकर चला गया और दूसरा निराश और खाली हाथ। लोगों ने जब निराश व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि वो चंद्रभान के न्याय से संतुष्ट है। एक ओर छिपकर बैठा चतुरी अंदर ही अंदर सुलग उठा। वो जिस आशा से इधर आया था उसके विपरीत देखकर उसे निराश होना पड़ा। चंद्रभान ने जिस ढंग से न्याय किया था उसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। ऐसा उलझा हुआ मसला था जिसके लिए किसी की भी अकल काम नहीं कर रही थी कि चंद्रभान घोड़े का असली दावेदार किसे बताएगा। अगले दिन चतुरी ने दो औरतों के बीच एक बच्चे को लेकर हुए विवाद को निपटाते देखा। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की काफी प्रशंसा हुई। अब तो ये हर रोज नियम बन गया कि चंद्रभान टीले पर जा बैठता और लोग किसी न किसी मसले पर उससे न्याय कराने आते। चंद्रभान दूध का दूध और पानी का पानी जैसी कहावत को चरितार्थ करते हुए न्याय कर देता। कुछ ही दिनों में उसका नाम दूर दूर तक फैलता चला जा रहा था। इससे चतुरी और अधिक परेशान हो उठा कि इस लड़के की कीर्ति तो किसी न्यायप्रिय और नीतिवान राजा की भांति दूर दूर तक फैल रही है। आखिर ये बात उसे कहाँ सहन होती। एक दिन चतुरी ने मौका पाकर नगर कोतवाल से चंद्रभान की शिकायत कर दी। जनाब, लंबू चरवाहे का लड़का महाराजा धीराज की ओर से जनता का मुंह फेर रहा है। न्याय करने का कार्य राजा का है, न कि प्रजा का। लंबू चरवाहे का लड़का स्वयं अपने आप को
राजा समझ बैठा है और प्रजाजनों की समस्याओं का निपटारा कर रहा है। चतुरी ने कोतवाल से चंद्रभान की शिकायत करने वाले अंदाज में कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, लोगों को न्याय तो मिल ही रहा है ना। कोतवाल ने चतुरी की बात को कोई अहमियत नहीं दी। जनाब ये नहीं, वो महाराज के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग करता है। चतुरी ने एक बार फिर अपनी चतुराई दिखाने का प्रयास किया। क्या? कोतवाल एकाएक चौंका। सिपाहियों को भेजकर इस बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी, कोतवाल ने उसे आश्वासन दिया। चतुरी ढेर सारी उम्मीदों के साथ वहां से चला गया। वो मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि वो आग में घी डाल आया है। चतुरी के चले जाने के बाद कोतवाल ने उसकी बात पर गौर किया और सोचने लगा कि अगर लंबू गडरिये का लड़का स्वयं न्याय करता है तो राजा के कार्य में हस्तक्षेप है, इसलिए उसे अवश्य रोकना चाहिए। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो लंबू गडरिये के लड़के पर नजर रखे, उसके पास न्याय पाने के लिए जाने वाले लोगों को रोके और फरियादियों को न्याय के लिए राजा के पास लाए। सिपाहियों ने कोतवाल के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। अगले दिन एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और ब्राह्मण का मित्र राज दरबार में लाए गए। राजा भोज ने ब्राह्मण से राज दरबार में उपस्थित होने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपने मित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, मैं ब्राह्मण हूं और मेरा पेशा व्यापार करना है। कुछ दिन पहले मैं व्यापार के सिलसिले में जब नगर से बाहर गया तब अपने इस व्यापारी मित्र के पास 3 बहुमूल्य रत्न बतौर अमानत रखकर गया था, ताकि जब मैं लौटकर आऊं तो मेरे रत्न मुझे सुरक्षित वापस मिल जाएं। मगर अब जब मैं लौटकर आया तो ये मेरा व्यापारी मित्र मेरे उन रत्नों को देने से इनकार कर रहा है। हम दोनों आपस में झगड़ रहे थे। इसी बीच आपके सिपाही हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए। महाराज, मेरे रत्न मुझे वापस दिला दीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज। वो रत्न ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। राजा भोज ने व्यापारी ब्राह्मण की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ देर सोचने के बाद ब्राह्मण के मित्र से पूछा, क्या ब्राह्मण द्वारा लगाया गया आरोप सत्य है? महाराज, ब्राह्मण के मित्र ने कहा, यह बात तो सत्य है कि व्यापार के लिए जाते वक्त ये अपने 3 रत्न मेरे पास रख गया था। इसने मुझसे वादा किया था कि ये 6 महीने बाद लौटकर जब आएगा तो अपने तीनों रत्न वापस ले लेगा, पर जब ये 6 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा तो मैंने इसकी अमानत इसकी पत्नी को लौटा दी। क्यों देवी, क्या तुम्हारे पति का मित्र ठीक कह रहा है? क्या इसने 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद तुम्हारे पति की अमानत तुम्हें लौटा दी थी? राजा भोज ने ब्राह्मण की पत्नी से पूछा। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। पति के व्यापार पर जाने के बाद मैंने आज ही इसकी सूरत देखी है, ब्राह्मण की पत्नी ने इनकार करते हुए कहा। ब्राह्मण की पत्नी की बात सुनकर राजा भोज कुछ देर के लिए खामोश हो गए। दरबार में सन्नाटा छाया रहा। फिर उस सन्नाटे को राजा की आवाज ने तोड़ा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जो ये सत्य सिद्ध कर सके कि तुमने वो रत्न ब्राह्मण की पत्नी को लौटा दिए थे? अवश्य राजन, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने वो तीनों रत्न इसकी पत्नी को लौटाए थे। ब्राह्मण व्यापारी के मित्र ने अपनी सफाई पेश की। ब्राह्मण के मित्र की बात सुनकर राजा भोज ने उन दोनों को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद राजा के सिपाही मुखिया और पुजारी को दरबार में ले आए। उन दोनों की गवाही व्यापारी ब्राह्मण के मित्र के पक्ष में थी। उन दोनों की पूरी बातें सुनने के बाद राजा ने अपना निर्णय सुनाया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का आरोप निराधार है, इसलिए उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दोनों झूठ बोलने के अपराध में अपने मित्र ब्राह्मण से क्षमा याचना करें, अन्यथा उन्हें राजदंड भोगना पड़ेगा। ये न्याय नहीं, अन्याय है अन्नदाता। अगर मेरी जान बख्शी जाए तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हम तो न्याय के लिए आपके पास आने के बजाय लंबू गडरिये के बेटे चंद्रभान के पास जा रहे थे, जिसका न्याय दूध का दूध और पानी का पानी होता है। लेकिन आपके सिपाही हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए, ब्राह्मण व्यापारी ने रोते हुए कहा। ब्राह्मण व्यापारी की बात सुनकर राजा भोज क्रोधित नहीं हुए, बल्कि ये सोचने लगे कि लंबू गडरिये का लड़का कैसा न्याय करता है, जिसकी चर्चा हर जगह है, उसे चलकर देखना चाहिए।
कुछ देर तक इसी प्रकार सोचते रहने के पश्चात राजा भोज ने कहा, अगर तुम दोनों पति पत्नी मेरे न्याय से असंतुष्ट हो तो जाकर उसी से न्याय मांग कर देख लो। मैं स्वयं भी देखना चाहता हूं कि वो कैसा न्याय करता है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण व्यापारी हाथ जोड़कर वहां से चल दिया। राजा के आदेश पर उसका मित्र ब्राह्मण और दोनों गवाह भी व्यापारी ब्राह्मण के पीछे पीछे चल दिए। कुम्हारों की बस्ती के सबसे ऊंचे टीले पर हमेशा की तरह चंद्रभान बैठा हुआ था। बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। राजा भोज भी भेष बदलकर अपने कुछ सिपाहियों के साथ सादे वेश में वहां आ पहुंचा। ब्राह्मण व्यापारी ने चंद्रभान के पास जाकर उसे अपनी विपदा सुनाई। उसकी बात सुनकर चंद्रभान तेज स्वर में बोला, जाओ और राजा भोज को बुलाकर लाओ। मैं उसे समझाऊंगा कि न्याय किसे कहते हैं। उसके बाद उसने व्यापारी और उसके दोनों गवाहों को आदेश दिया कि मैं जिस जिस को बुलाता जाऊं वो मेरे पास आता जाए। चंद्रभान ने सबसे पहले व्यापारी के गवाह गांव के मुखिया को संकेत से अपने पास बुलाकर पूछा, मुखिया जी, कृपया मुझे ये बताइए कि जो रत्न ब्राह्मण की पत्नी को आपके सम्मुख लौटाए गए थे वे किस रंग के थे और कितने बड़े थे। ऐसे सवाल की मुखिया को कतई आशा नहीं थी। चंद्रभान का ये सवाल सुनते ही मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, वो रत्न नींबू के आकार के थे और उनका रंग नीला था। ठीक है, चंद्रभान ने कहा, अब तुम एक और खड़े हो जाओ। ये कहकर उसने मंदिर के पुजारी को अपने पास बुलाया और उससे भी वही प्रश्न पूछा। पुजारी ने कहा, वे रत्न चने के दाने के बराबर थे और वो लाल रंग के थे। उसके बाद चंद्रभान ने पुजारी को भी अपने से दूर भेज दिया। व्यापारी को अपने पास बुलाकर डांटते हुए कहा, क्यों बे नामुराद बेईमान इंसान, कितने पैसे दिए थे इन दोनों को झूठी गवाही देने के लिए। व्यापारी बुरी तरह कांपने लगा, उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी। हारकर व्यापारी चंद्रभान के कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर तुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करना है तो वापस कर दे इस ब्राह्मण के रत्न, चंद्रभान ने कड़कदार आवाज में कहा। व्यापारी ने फौरन अपने कंधे पर लटके झोले में से निकालकर तीनों रत्न ब्राह्मण के हवाले कर दिए। राजा भोज जो भेष बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में वहां खड़े थे, गडरिये के लड़के का न्याय करने का ढंग देखकर काफी प्रभावित हुए और अपने सिपाहियों के साथ एकदम से झूठे व्यापारी के सामने आ खड़े हुए और सिपाहियों को आदेश दिया, इन तीनों बेईमानों को गिरफ्तार कर लो। इन पर झूठी गवाही और धोखा देने का अभियोग सिद्ध हो चुका है। अचानक राजा भोज और सिपाहियों को देखकर लोग चौंक पड़े। चंद्रभान टीले से कूदकर भागने लगा, मगर राजा ने उसे रोक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं, हम तुम्हारे न्याय करने के ढंग से काफी प्रसन्न हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी बात महाराज? चंद्रभान ने हाथ जोड़कर राजा भोज से पूछा। तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाहे हो, फिर भी इतना स्वच्छ न्याय कैसे कर लेते हो? ये सब इस टीले की करामत है महाराज। मैं जब इस टीले पर आकर बैठता हूं तो मुझ में न जाने कौन सी अनजानी सी शक्ति आ जाती है। चंद्रभान ने भयभीत स्वर में कहा। वो अभी भी डरा हुआ था। राजा भोज काफी सोच विचार करने के बाद ज्योतिषियों से विचार विमर्श किया। अंततः ये निर्णय निकाला गया कि टीले के नीचे अवश्य ही कोई करामाती शक्ति है, इसलिए इसे खुदवा कर देखा जाए। सैकड़ों मजदूर उस टीले की खुदाई में लगा दिए गए। काफी गहराई तक खुदाई करने के पश्चात मजदूरों को एक राज सिंहासन धरती में दबा हुआ दिखाई दिया। ये खबर तुरंत राजा भोज तक पहुंचा दी गई। राजा भोज ने वहां आकर देखा तो सिंहासन की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई। राजा की आंखों के सामने एक सिंहासन था जो विशाल होने के साथ साथ सोने चांदी एवं रत्नों से जड़ा हुआ था। राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, परंतु सिंहासन अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये देखकर राजपुरोहितों ने आपस में विचार विमर्श किया और राजा से कहा, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिंहासन शायद किसी देवता या दैत्य द्वारा निर्मित किया गया है। विचार विमर्श के बाद विशेष पूजन अर्चन किया गया। अब सिंहासन काफी आसानी से बाहर निकल आया। सिंहासन को साफ किया गया। सफाई के बाद सिंहासन निखर उठा।
वो इतना सुंदर था कि उस पर नजरें ठहराना भी मुश्किल हो रहा था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी हुई थी। उन सभी पुतलियों के हाथ में एक एक कमल का फूल था। पुतलियां इतनी सजीव लगती थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजपुरोहितों ने यज्ञ और हवन किए और फिर शुभ मुहूर्त निकालने लगे कि राजा इस सिंहासन पर कब विराजमान हो। काफी परिश्रम के बाद राजपुरोहितों ने शुभ घड़ी निकाली। जब वो शुभ दिन आया तो सिंहासन पर राज दरबार में सुशोभित किया गया। आसपास के अन्य राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। उस दिन दरबार में एक जश्न का सा वातावरण बना हुआ था। राजा भोज ने जैसे ही अपना दाहिना पांव सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ाया, तभी एकाएक चमत्कार सा हुआ। सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। इस चमत्कार को देखकर सारे राज दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा भोज ने सहमकर अपने कदम पीछे खींच लिए और उन पुतलियों से पूछा, ऐ पुतलियों, मुझ में ऐसी क्या बात है जिसे देखकर तुम सब एक साथ हंस पड़ी हो? राजा भोज का प्रश्न सुनकर एक पुतली अपने स्थान से बाहर आ गई, बाकी अपने स्थान पर ही रही। उस पुतली का नाम रत्न मंजरी था। सिंहासन 32। आइए सुनते हैं प्रथम पुतली की कहानी। पुतली रतन मंजरी राजा भोज के प्रश्न का जवाब देते हुए बोली, राजन, ये सत्य है कि तुम पराक्रमी, धर्मात्मा एवं दानवीर हो, लेकिन तुम जिस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ रहे हो, इसके योग्य तुम हो नहीं। शायद तुम इस तथ्य से अनभिज्ञ हो कि ये सिंहासन किस महापुरुष का है। नादान पुतली, अपने जीवन में मैं कभी इस प्रकार के शब्द सुनने का आदी नहीं रहा। यदि दोबारा तूने मेरा अपमान किया तो मेरे सैनिक तेरे महापुरुष के इस सिंहासन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। राजन, इस प्रकार का कथन आपके मुख से शोभा नहीं देता। आप राजा हैं और राजा को इतनी जल्दी क्रोधित नहीं होना चाहिए। पुतली जो कहती है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जब पुतली अपनी बात समाप्त कर ले तब विचार करके कोई निर्णय लेना ही उचित होगा। राजपंडित ने अपने आसन से उठकर खड़े होकर कहा। पुतली ने मुस्कुराते हुए कहा, बस राजन, इतना जरा सी बात सुनकर ही क्रोधित हो उठे। हमें तोड़ फोड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी मृत्यु तो राजा विक्रमादित्य के साथ ही हो गई थी। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही राजा भोज चौंक पड़े। विक्रमादित्य? राजा विक्रमादित्य? हाँ, विक्रमादित्य, महाबली, महादानी, महापराक्रमी, महाराज धीराज विक्रमादित्य। वो राजा जिसका यश इस पृथ्वी लोक में ही नहीं अपितु तीनों लोकों में फैला हुआ है। राजा विक्रमादित्य के बारे में विस्तार से जानना हो तो उनसे संबंधित एक कथा सुनो। राजा भोज के अतिरिक्त समस्त दरबारी भी कथा सुनने के लिए उत्सुक दिखाई देने लगे। पुतली ने कहना आरंभ करते हुए कहना शुरू किया, अंबावती नामक राज्य का राजा अत्यधिक बलवान था। वो अपने सारे कार्य धर्म नीति के अनुसार किया करता था। इस कारण उसे धर्मसेन के नाम से पुकारा जाने लगा। धर्मसेन की 4 रानियां थीं, एक ब्राह्मणी, दूसरी क्षत्रिणी, तीसरी वैष्णी और चौथी रुद्राणी। ब्राह्मणी रानी से उत्पन्न पुत्र ब्रह्मणीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो बड़ा ज्ञानी और धर्म कर्म को मानने वाला था। क्षत्रिणी की कोख से 3 संतानें पैदा हुईं, जिनमें एक का नाम शंख, दूसरे का विक्रम तथा तीसरे का भर्तरी था। वे तीनों भाई एक से बढ़कर एक वाली कहावत को चरितार्थ करते थे। तीसरी रानी वैष्णी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम चंद्रकरण रखा गया। चंद्र अत्यंत विनम्र एवं रहम दिल था। रुद्राणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और वो धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मणी का बेटा सब में बड़ा था। इसी कारण उसे राजा धर्मसेन ने अपना दीवान नियुक्त कर दिया। परंतु विधाता ने तो राजा धर्मसेन के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इसलिए क्षत्रिणी से उत्पन्न पुत्र शंख के हृदय में राजपाट का ऐसा मोह समाया कि उसने अपने पिता धर्मसेन की हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के पश्चात उसके मन में अपने भाइयों की ओर से
हमेशा ये शंका बनी रहती थी कि न जाने कब कौन सा भाई उसे समाप्त करके उसकी जगह स्वयं को राजा घोषित कर दे। इसलिए वो अपना रास्ता साफ करने के लिए उन पांचों की हत्या करवाने की युक्ति सोचने लगा। मगर उसकी साजिश सफल होने से पहले ही उसके पांचों भाइयों को उसकी मंशा पता चल गई और पांचों राजकुमार मौका पाकर महल से निकलकर अज्ञात जगह जा पहुंच गए। कौन कहां गया इसकी खबर किसी को भी न थी। उनके इस प्रकार भूमिगत होने से राजा शंख की चिंता और भी बढ़ गई थी। उसने सोचा कि राजकुमारों में से कोई भी पड़ोसी राज्य के राजा से मिलकर उसे मेरे विरुद्ध हमले के लिए राजी कर सकता है। मन में ये विचार आते ही राजकुमारों को ढूंढने के लिए उसने चारों ओर अपने गुप्तचर फैला दिए। जासूस अपने अथक प्रयास व कठिन परिश्रम के पश्चात भी अपने मकसद में सफल न हो सके। इस प्रकार उन पांचों राजकुमारों का कोई पता न चला। जासूसों के विफल हो जाने के बाद राजा शंख ने ज्योतिषियों को दरबार में बुलाकर अपने ज्ञान व ध्यान के आधार पर राजकुमारों का पता लगाने को कहा। ज्योतिषियों ने ग्रह और नक्षत्रों की विद्या से अपने ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी की कि वे पांचों राजकुमार यहां से भागकर घने जंगलों में पहुंचकर रास्ता तलाश करते हुए चार तो जंगली जानवरों का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तथा पांचवा राजकुमार शतराणी का पुत्र विक्रम एक दूसरे जंगल में तपस्या कर रहा है। तपस्या के लिए उसने अपने समक्ष एक मिट्टी का देवता बना रखा है। विक्रम के बारे में ये भविष्यवाणी सुनकर राजा की परेशानियों में वृद्धि हो गई, क्योंकि विक्रम उसकी मां से उत्पन्न उसका छोटा भाई था। इसलिए राजा शंख उसके बारे में अधिक जानता था। यही कारण था कि अन्य भाइयों की अपेक्षा उसे विक्रम से ज्यादा खतरा था। विक्रम से मुझे और मेरे राज्य को कोई खतरा तो नहीं? राजा शंख ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने अपने ज्ञान के अनुभव इसका पता लगाया पर चुप रहे। जब बहुत देर तक पंडितों ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब राजा ने उनसे दोबारा अपना सवाल दोहराया तो एक पंडित ने डरते डरते कहा, अगर जान बख्शी का वचन दिया जाए तो हम कुछ कहें। निर्भय होकर कहो। राजन, विक्रम ने अपनी तपस्या से काफी कुछ हासिल कर लिया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो काफी ज्ञान और विवेक का मालिक बन गया है। आपके और विक्रम के नक्षत्रों का योग कहता है कि विक्रम के हाथों आपका अहित होना है और आपका राज्य भी आपसे विक्रम ही छीनेगा। पंडित ने भयभीत स्वर में कहा। ये सब सुनकर शंख का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अग्नि नेत्रों से पंडितों को घूरा। पंडित उसकी मुख मुद्रा देखकर और अधिक भयभीत हो उठा और कांपती आवाज में बोला, राजन, ये जो भी मैंने कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा है। ये तो हमें जो अपने ज्ञान से प्राप्त हुआ हमने आपसे कह दिया, मगर हम आपका अहित नहीं चाहते, लेकिन आप पर आने वाले कष्टों को उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है। पंडित की बात सुनकर राजा शंख का गुस्सा कुछ कम हुआ। पंडित की बातों की सत्यता को परखने के लिए उसने जंगल में जाने की तैयारी कर डाली। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने एक पेड़ की ओट में छुपकर देखा कि विक्रम मिट्टी के देवता के आगे खड़ा साधना में लिप्त है। राजा शंख को पंडितों की बात सत्य प्रतीत हुई। कुछ देर पश्चात जब विक्रम ने अपनी साधना मुद्रा को भंग किया तो वो वहां से स्नान आदि के लिए चला गया। विक्रम के वहां से हटते ही राजा शंख उस देवता के निकट पहुंचा और उस देवता का अपमान किया जिसकी विक्रम पूजा करता था। ये सब देखकर राजा के सैनिक अचंभित रह गए और एक दूसरे से कहने लगे कि राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो वो ऐसी हरकतें कर रहा है। राजा के साथ आए हुए दरबारियों ने राजा को समझाना चाहा। उन्होंने कहा, राजन, ये आपने अच्छा नहीं किया जो एक देवता को अपमानित किया। देवता कोई भी हो, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, इंसान को सिर झुकाकर उसका आदर करना चाहिए। राजा ने दरबारियों की सलाह को अपना अपमान समझा और वो अहंकार से भरकर बोला, मेरे अंदर देवता और मिट्टी में पहचान करने की योग्यता है। मैं अगर इससे किसी देवता की छवि देखता तो इसकी पूजा अर्चना करता, परंतु ये तो सिर्फ मिट्टी का एक पुतला है।
इसी कारण मैंने इसका अपमान किया है। राजा के विचार सुनकर दरबारी अत्यंत आहत हुए, परंतु चुप रहना उनकी व्यवस्था थी। अब राजा शंख विक्रम को मारने के लिए किसी युक्ति पर विचार करने लगा। इसी योजना के अंतर्गत वो विक्रम के निकट पहुंचा और उससे बहुत ही मीठे स्वर में बात करते हुए बोला, विक्रम, ये क्या, तुम मेरे छोटे भाई हो और यहाँ सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, वो भी एक जैसे भाई के होते हुए जो इस राज्य का राजा है। तुम्हारी ये स्थिति मेरे मन को अति व्याकुल कर रही है। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं जो तुम मेरे साथ महल में चलकर रहो? तुम्हारे साथ रहने से मेरी शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। क्या तुम ये सब नहीं चाहते? स्वभाव से कोमल हृदय विक्रम उसकी चाल में फंसकर राजमहल में आ गया। राजा शंख छल कपट से विक्रम को महल तक लाने में तो सफल हो गया। अब विक्रम को समाप्त करने के लिए उसने कोई सरल युक्ति ब्राह्मणों से पूछी। ब्राह्मणों ने जो तरकीब उसे बताई उसके अनुसार 7 जादू की रेखाएं उस कमरे के आगे खींची गईं जिसमें विक्रम का निवास था, और उन रेखाओं पर भूस फैला दिया गया। उन लकीरों की विशेषता ये थी कि इन रेखाओं पर जिसका भी पांव पड़ जाता वो घायल हो जाता। इसके अलावा एक खीरा मंगाया गया जिस पर जादू के लिए मंत्र पढ़े गए, वो घायल हो जाता। इसके अलावा एक खीरा मंगाया गया जिस पर जादू के लिए मंत्र पढ़े गए। उसके साथ एक छुरी भी रखी गई। छुरी से अगर कोई खीरा काटता तो काटने वाले का सिर धड़ से कट जाता। ये उस छुरी की विशेषता थी। राजा शंख ने पूरी तैयारी कर लेने के बाद एक सेवक के द्वारा विक्रम को बुलवाया। राजा शंख का विचार था कि विक्रम जब अपने कक्ष से बाहर कदम रखेगा तो उसका पैर लकीरों पर अवश्य पड़ेगा और वो घायल हो जाएगा। इसी दौरान उसके हाथ में खीरा व छुरी देकर खीरा कटवाया जाएगा तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। इस प्रकार विक्रम की मृत्यु हो जाएगी और किसी पर उसकी हत्या का दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन विक्रम ने जंगल में रहकर जो सच्चे मन से योग व साधना अर्चना की थी, उसकी वजह से वो योग में विशेष महारत प्राप्त कर चुका था। अतः उसने अपने योग साधना के बल पर कमरे से बाहर निकलते ही ये जान लिया था कि उसके लिए लकीरें खींची गई हैं जिन पर पांव पड़ते ही वो कष्ट में घिर जाएगा। विक्रम लकीरों को पहचानकर उनसे बचता हुआ सिंहासन के निकट जा पहुंचा। सिंहासन पर बैठे शंख ने जब विक्रम को सकुशल अपने निकट पाया तो वो ईर्ष्या से जल गया, लेकिन ऊपरी तौर पर उसने विक्रम की आव भगत की और कहा, आओ विक्रम, मेरे पास बैठो और ये खीरा काटो जिसका हम दोनों मिलकर एक साथ सेवन करेंगे। विक्रम उसके मन के भेद को जान गया था, फिर भी उसने एक हाथ में खीरा उठाया और खीरे को घुमा घुमा कर देखने लगा। शंख का हृदय तेजी के साथ धड़कने लगा और उसने कहा, विक्रम, इस छुरी को उठाओ और अपने हाथों से खीरा काटकर मुझे खिलाओ। विक्रम ने छुरी को उठाया और उसे खीरे के नजदीक ले जाकर तिरछी नजरों से शंख की ओर मुस्कुराकर देखा। राजा शंख विक्रम की छुरी उठाते ही अपने आप को सामान्य दर्शाने के लिए इधर उधर देखने लगा। विक्रम को जब विश्वास हो गया कि शंख उसकी ओर नहीं देख रहा तो फौरन ही उसने बिना किसी विलंब के छुरी को शंख के सीने में उतार दिया। विक्रम का वार इतना तेज था कि शंख का काम तमाम हो गया। राजा शंख की मृत्यु होते ही सारे दरबारी, समस्त सैनिक व सेवक हाथ बांधे विक्रम के आगे खड़े हो गए। दरबार में राजा विक्रम की जय जयकार के स्वर गूंजने लगे। तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी के जो भाव थे वो विक्रम के प्रति स्नेह और वफादारी का सबूत थे। जब जनता ने राजा शंख की हत्या के विषय में सुना तो उसमें भी खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रम की जय जयकार से सारे नगर की एक एक गली गूंजने लगे। विक्रम प्रजा की इस खुशी को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शंख से वहां की जनता परेशान थी। सैनिक व अंगरक्षक तक शंख के अत्याचार से त्रस्त थे। राजा शंख की मौत पर आंसू बहाने वाला अगर कोई था तो केवल उसकी पत्नी थी, जो उसकी मृत्यु पर बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका रोना पीटना भी उसकी चिंता के साथ साथ सती हो जाने के बाद ही समाप्त हो पाया। विक्रम के राज सिंहासन पर बैठते ही उसे हर किसी का प्रेम मिला व अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ।
विक्रम ने गद्दी पर बैठते ही अपने न्याय से अपने राज्य के ही नहीं अपितु दूसरे राज्यों के नागरिकों का भी दिल जीत लिया। उसकी वीरता को देखकर बड़े बड़े पराक्रमी दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। पड़ोसी राज्यों के राजा उसके दरबार में हाजिरी देकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। इस प्रकार विक्रम ने अपने पिता के हत्यारे को मारकर उसकी दुष्टता का फल उसे दिया और जनता को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई। इतना कहकर पुतली रतन मंजरी चुप हो गई। ये तो विक्रम के राजपाट हासिल करने की दास्तान है और इसमें ऐसा विशेष कुछ नहीं है जिससे विक्रम की महानता सिद्ध हो। राजा भोज ने रत्न मंजरी से कहा। यह बात सुनकर रत्न मंजरी पुतली थोड़ा मुस्कुराई और बोली, सुनो राजा भोज, ये तो विक्रम के बारे में कही जाने वाली कथा का आरंभ है। ये ठीक है कि अब तक कही गई कथा में विशेष कुछ नहीं है, पर अब मैं जो बताने जा रही हूं वो तुम जरा अधिक ध्यान से सुनना, क्योंकि वो विक्रम की न्याय प्रेरिता एवं वीरता की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक दिन राजा विक्रम कुत्ते, बाज व बहरी व लाव लश्कर को साथ लेकर शिकार के लिए चला। चलते चलते जब वो एक जंगल में पहुंचा तो उसने एक अति सुंदर हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरन और घोड़ा इतना तेज दौड़े कि राजा के साथ आए सारे सैनिक व दरबारी बहुत पीछे छूट गए। हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते राजा विक्रम को थकान का एहसास होने लगा, परंतु हिरन हाथ नहीं लगा। थक कर जब राजा ने अपने चारों ओर देखा तो वो एक ऐसे निर्जन व घने जंगल में थे जिससे बाहर निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उनके साथ आए सैनिक न जाने कितने पीछे थे, इस बात से भी वो अनजान थे। राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़े की पीठ को थपथपाया। राजा विक्रम जंगल में रास्ता तलाशने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगे। वो जिस वृक्ष पर बैठा था वो वृक्ष सब वृक्षों में ऊंचा था और विक्रम उसके सबसे ऊंचे तने पर बैठा था। उसे दूर एक सुंदर नगर नजर आया। जब उसने नजरें टिकाकर नगर को निहारा तो पाया कि नगर में खूब रौनक थी और चारों ओर चहल पहल नजर आ रही थी। राजा का मन नगर की सुंदरता से काफी मुग्ध हुआ। उसने विचार किया कि ये नगर आज तक मेरी नजरों से कैसे ओझल रहा और इस नगर का राजा मेरे दरबार में क्यों सम्मान प्रकट करने के लिए नहीं आया। मैं इस जंगल से बाहर निकलकर सेना सहित इस नगर पर हमला करके इसे अपने राज्य में मिला लूंगा। उस नगर का एक दीवान जो कौए के रूप में उसी पर बैठा था, उसने राजा विक्रम के ये शब्द सुने। राजा विक्रम के शब्द सुनकर उसने ऐसी बीट की जो राजा के मुंह पर जाकर गिरी और वो कांव कांव करता हुआ इस अंदाज में उड़ा जैसे वो राजा विक्रम को मुंह चढ़ा रहा हो। राजा विक्रम क्रोध से आग बबूला हो उठा, परंतु जब तक वो तीर को कमान पर चढ़ाता कौआ उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। राजा को उसे उसकी दुष्टता का मजा चखाने का मौका नहीं मिला। काफी प्रयास के बाद जब वो जंगल से बाहर आया और अपने महल में पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने कौओं को पकड़ने का ऐलान करवा दिया। प्रत्येक कौए के बदले काफी इनाम की घोषणा की गई। परिणाम स्वरूप उस नगर के सारे बहेलिए कौओं को पकड़ने के लिए घरों से निकल पड़े। इस कार्य के बदले राजा विक्रम ने उन्हें ढेरों सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। जब सैकड़ों पकड़े हुए कौओं को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उनसे पूछा, बताओ तुम में से वो कौन सा कौआ है जिसने जंगल में हमारे मुंह पर बीट की थी। अगर हमें इस बात का पता नहीं चला तो हम सारे के सारे कौओं को मारने का आदेश दे देंगे। उन सब कौओं में सबसे बूढ़े कौए ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, एक दोषी की सजा पूरी जाति को देना न्याय नहीं। इससे कौआ जाति ही नष्ट हो जाएगी। आपका हमारे ऊपर क्रोध अकारण ही है, क्योंकि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसी अशिष्टता आपके साथ कर सके। यहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, ये कार्य अवश्य ही लूतबरण ने किया होगा, जो कौओं का भेष बनाए हमारे बीच में ही रहता है, परंतु इस समय वो हमारे साथ पकड़ा नहीं जा सका है और आजाद घूम रहा है। लूतबरण वास्तव में कौन है? राजा ने पूछा। लूतबरण आपके पड़ोसी राज का दीवान है। ओह! विक्रम ये सुनकर गंभीर हो गया और उसने पूछा, उसे किस तरह यहाँ लाया जाए? मेरे विचार से तो कौओं को
लूतवरण के पास भेजा जाए और उसे कहलवाया जाए कि अगर वो दरबार में हाजिर नहीं हुआ तो सारे कौवे बेमौत मारे जाएंगे। कौओं के सरदार ने राजा की सलाह मानकर 2 शक्तिशाली जवान कौओं को लूतवरण की खोज के लिए तैयार किया। राजा के आदेश पर उन दोनों कौओं को रिहा कर दिया गया और वे दोनों कौवे लूतवरण की खोज में निकल पड़े। काफी खोजबीन के पश्चात लूतवरण उन्हें मिल गया। लूतवरण से मिलकर उन कौओं ने अपनी सारी कहानी सुनाई और ये भी बताया कि अगर वो उनके साथ नहीं गया तो सारे कौवे बेमौत मारे जाएंगे। ये सुनकर लूतवरण उन दोनों के साथ राज दरबार में चलने को तैयार हो गया। लूतवरण जब राजा के महल में पहुंचा तो उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया था। महल में पहुंचकर लूतवरण ने राजा का झुककर अभिवादन किया और कहा, राजन, ऐसी क्या खता इन बेचारे कौओं से हुई है जो आपने इन सबको बंदी बनाकर रखा है और मुझे यहाँ क्यों बुलवाया गया है? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। राजा विक्रम के आदेश पर जब लूतवरण को जंगल का वृत्तांत सुनाया गया तो लूतवरण ने कहा, राजन, जो अपराध मैंने किया है उसकी सजा इन सबको देना उचित नहीं है। कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आपके साथ जो अशिष्टता हुई थी उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। हम तुम्हारे सत्य के प्रति समर्पण की भावना से प्रसन्न हुए। तुमने साहस के साथ अपना अपराध स्वीकार किया है। हम तुम्हें सजा देने से पहले इन तमाम कौओं को आजाद करने का हुक्म देते हैं और तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या ये सब श्रेष्ठता के दायरे में आता है? इतना कहकर राजा विक्रम खामोश हो गया और सिपाहियों को आदेश दिया कि सारे कौओं को छोड़ दिया जाए और राजा के आदेश पर सारे कौओं को आजाद कर दिया गया। वे सब राजा विक्रम की जय जयकार करते हुए जंगल की ओर उड़ते चले गए। जब सारे कौवे वहां से चले गए तब लूतवरण ने कहा, राजन, मैं राजा बाहुबल का दीवान हूं और बाहुबल के नगर को देखकर पेड़ पर बैठे हुए जो अहंकारी शब्द आपने बुदबुदाए थे, एक राज्य भक्त होने के नाते मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका और अशिष्टता कर बैठा। लूतवरण, मैं एक ऐसे राजा का पुत्र हूं जिसकी वीरता और न्यायप्रियता का डंका चारों ओर फैला हुआ था। मैं राजा धर्मसेन की संतान हूं और मुझ में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक राज्य पर राज करता हूं। क्या मुझे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण की बात नहीं सोचनी चाहिए? ये ठीक है राजन कि आपने राज्य का भला सोचना और उसका विस्तार करना एक राजा को सोचना चाहिए और उसका ये कर्तव्य भी है, परंतु इससे पहले उसे अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए, दूसरे की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। राजा बाहुबल एक ऐसे नगर का राजा है जिसके आगे आपका नगर बहुत छोटा है, इसलिए आपके पिता धर्मसेन उनके अधीन रहकर अपने राज्य की बागडोर संभालते थे। कुछ क्षण खामोश रहने के बाद लूतवरण ने कहा, राजन, अभी न तो आपने बाहुबल के राज को देखा है न उसकी शक्ति को परखा है और बाहुबल को भी अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि धर्मसेन की मृत्यु हो चुकी है और धर्मसेन की जगह आपने राजपाट संभाल लिया है। अन्यथा आपके अब तक वहां जाकर उनका तिलक न करने पर बाहुबल अपनी सेना लेकर आपके इस राज्य पर चढ़ाई कर चुका होता और आपका राज्य उसकी शक्तिशाली सेना के हाथों कब का खाक में मिल चुका होता। राजा विक्रम लूतवरण की बातें काफी ध्यान से सुन रहा था। इसलिए हे राजन, मेरी आपको सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके फौरन ही बाहुबल के पास जाकर उसका तिलक करो एवं 100 वर्ष तक जीकर निष्कंटक राज्य करने का आशीर्वाद प्राप्त करो। राजा गंभीर मुद्रा में विचार मगन बैठा था। लूतवरण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, यदि आपको किसी भी कार्य से प्रसन्न होकर बाहुबल ने आपको देवताओं के राजा इंद्र का दिया हुआ सिंहासन दे दिया तो आपका यश इस संसार में इतना फैलेगा कि आप जैसा यशस्वी राजा इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा नहीं होगा। राजा इंद्र का सिंहासन, विक्रम के आश्चर्य की सीमा न रही। हाँ, राजा इंद्र का सिंहासन जिसे बाहुबल ने कठिन तपस्या के द्वारा राजा इंद्र को प्रसन्न करने के पश्चात प्राप्त किया था। बाहुबल इतना दानी जनप्रिय राजा है कि अगर जनता में से
भी कोई व्यक्ति उससे वो सिंहासन मांग ले तो वो मना नहीं करेगा। इस प्रकार लूथबरण की बातों से प्रभावित होकर राजा विक्रम बाहुबल को तिलक करने के लिए लूथबरण के साथ चलने को तैयार हो गया। ये एक तरह से दोनों के लाभ की बात थी। एक तरफ तो लूथबरण किसी दूसरे राजा के सामने पहुंचकर अपने राज्य भक्ति को नहीं भूला और उसने अपनी हिम्मत से अपने राज्य व राजा की सच्ची भक्ति बयान की। दूसरी तरफ राजा विक्रम भी अपनी झूठी शान को न दिखाकर अपने राज्य की भलाई के लिए बाहुबल के नगर जाने को तैयार हो गया। इस तरह दोनों ने अपने उच्च चरित्र का प्रदर्शन किया। जब राजा विक्रम लूथबरण के साथ बाहुबल के नगर में पहुंचा तो वहां का वैभव, वहां की सुंदरता देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। विक्रम को अतिथि गृह में बैठाकर लूथबरण राजा के पास पहुंचा। राजा बाहुबल के समक्ष पहुंचकर उसने अभिवादन किया और कहा, महाराज, धर्मसेन का पुत्र विक्रम आपके दर्शन हेतु आया है, उसे ससम्मान हमारे पास लाओ, बाहुबल ने कहा। बाहुबल का आदेश पाकर लूथबरण विक्रम को बाहुबल के पास ले गया। बाहुबल ने अतिथि सत्कार की शिष्टता का निर्वाह करते हुए उसकी कुशल क्षेम पूछी और अपने पास बैठाया। इस प्रकार वहां राजा विक्रम को कई दिन बीत गए। उसका अतिथि सत्कार उसकी कल्पना से भी अधिक हुआ। वो वहां के अतिथि सत्कार, वैभव और राजा के न्यायप्रियता को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। लूथबरण, अब मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन व्यतीत हो चुके हैं, अतः अब मुझे अपने नगर जाना चाहिए। तुम बाहुबल से मेरे जाने की आज्ञा का प्रबंध करो। बहुत दिन तक राजा बाहुबल के अतिथि सत्कार में रहने के बाद विक्रम ने लूथबरण से कहा, राजन, हमारे राजा का स्वभाव बिना दूसरे की मर्जी के जाने को न कहना, अतः अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप स्वयं राजा के सम्मुख जाकर जाने की इजाजत मांगो। और हाँ, याद रहे, अगर राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहे तो आप उनसे इंद्र का सिंहासन मांग लेना। लूथबरण ने अपना मशवरा एवं राजा का स्वभाव बताते हुए कहा। विक्रम इंद्र के सिंहासन के प्रति और अधिक जानना चाहता था, इसलिए उसने लूथबरण से कहा, मुझे सिंहासन के प्रति कुछ विस्तार से बताओ। राजन, ये सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं है, ये राजा इंद्र का सिंहासन है। ये सबसे पहले महादेव के पास था। महादेव ने इंद्र से प्रसन्न होकर इसे इंद्र देवता को दे दिया और बाहुबल की तपस्या से खुश होकर राजा इंद्र ने ये बाहुबल को दे दिया था। ये सिंहासन साधारण सिंहासनों से भिन्न है। इस पर जो भी बैठेगा वो तीनों लोगों पर राज करेगा। इसमें जड़ित रतन व जवाहरात का मूल्य संसार के सारे राजा भी मिलाकर नहीं चुका सकते। इसके चारों ओर 32 पुतलियां बनी हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुतलियां पत्थर की न होकर जीवित हों, और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी बोलने लगेंगे। लूथबरण ने इंद्र के सिंहासन की व्याख्या करते हुए विक्रम को विस्तार से बता दिया। लूथबरण ने विक्रम को जो बताया उससे विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन लूथबरण राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अतिथि विक्रम द्वार पर खड़े हैं, विदा की आज्ञा चाहते हैं। ये सुनकर राजा तुरंत द्वार पर पहुंचा। विक्रम ने राजा को देखकर उनका अभिवादन किया। खुश होकर राजा ने कहा, हे विक्रम, जो जी चाहे मांग लो। महाराज, वैसे तो मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है, पर यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो वो सिंहासन दे दीजिए जो राजा इंद्र से आपने प्राप्त किया है। विक्रम ने राजा के सम्मुख सिर झुकाकर कहा। ये सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हमने वो सिंहासन तुम्हें दे दिया। इस प्रकार विक्रम राजा इंद्र का सिंहासन अपने साथ लेकर अपने राज्य में लौटा। सिंहासन पाकर विक्रम बहुत प्रसन्न था। सिंहासन को प्राप्त करते ही उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। आस पड़ोस के राजाओं ने आकर विक्रम को तिलक करना प्रारंभ कर दिया, और जो अहंकार में डूबकर तिलक करने नहीं आया उसे अपना राज्य गंवाना पड़ा, और विक्रम से अपनी जान बचाने के लिए वो दर दर भटकता फिरा। इस प्रकार विक्रमजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब उसकी ख्याति इस लोक के साथ साथ अन्य लोकों में भी फैलने लगी तो उसने अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। अब उसके राज्य की सीमा को नाप पाना कठिन था। दूर दूर तक विक्रम का ही राज था, और विक्रम अब राजा विक्रमादित्य के नाम से चारों ओर ही नहीं अपितु तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया था। एक दिन विक्रमादित्य ने अपने राज्य के राज पंडितों को बुलाकर कहा,
मेरा मन करता है कि मैं अपने नाम को सदा जीवित रखने के लिए विक्रम संवत चलाऊं। ग्रह की चाल व शास्त्र इत्यादि इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे बताओ। राजन, आपका यश जो इस समय तीनों लोकों में फैला हुआ है, इसके चलते आप जो भी उचित समझे कर सकते हैं, सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी, पंडितों ने कहा। पंडितों की बात सुनकर राजा ने एक विशेष दिन बहुत ही भव्य आयोजन किया। उस आयोजन पर दिल खुलकर दान पुण्य किया गया और उस दिन महाराज विक्रमादित्य ने अपने नाम के अनुरूप विक्रम संवत की नींव डाली। विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की कथा को सुनकर पुतली ने कहा, अगर तुझ में विक्रमादित्य के समान गुण हो तो तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य है, अन्यथा नहीं। राजा भोज पुतली की बात सुनकर सोच में पड़ गया। इस प्रकार उस दिन सिंहासन ग्रहण करने की शुभ घड़ी समाप्त हो गई। अगले दिन जब राजा भोज ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तभी राजा भोज एक तेज आवाज वातावरण में गूंजती चली गई। ये अप्रत्याशित आवाज सुनकर राजा के साथ सारे दरबारी चौंक उठे। सबने देखा कि पहली पुतली रतन मंजरी तो चुप थी, मगर दूसरी पुतली अपनी आंखों को चारों दिशाओं में घुमा घुमा कर पूरे दरबार का निरीक्षण कर रही थी। उसकी चमकीली आंखों को चारों ओर घूमता देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए।